हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो जेएसओ के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इसमें हम जेएसओ की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर कब आएगा, मेडिकल को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है तो उसकी अपन बात करेंगे। प्रेफरेंस फॉर्म जो आता है स्टेट वाला और सिटीज़ वाला, वो आपको फॉर्म दिखाऊंगा लास्ट में और उसको कैसे भरना है आपको। ठीक है, उसमें भी कई सारे डाउट्स अभी आ रहे हैं तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। और डीवी की डेट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, तो वो मैंने पता लगा लिया है कि डीवी आपका कब से होने वाला है। ठीक है, और जैसे आपको पता ही है कि जो आपकी जेएसओ की जो रैंक है उसका मैंने पीडीएफ बना कर दे दिया है। अगर आपने एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट देखा है तो रिजल्ट में इन्होंने क्या किया, कंबाइंड लिस्ट दी है जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की। ठीक है, और एसआई ग्रेड 2 की ने मिला के दे दी है, तो मैंने अलग अलग सेग्रीगेट करके लिस्ट बना दी है। तो वो पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा जहां पर आपको आपकी जेएसओ की रैंक मिल जाएगी और एसआई ग्रेड 2 की आपको रैंक मिल जाएगी अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हुए तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये लास्ट ईयर का है 2023 का, अपना ही स्टूडेंट है ये लास्ट ईयर का, उसका लेटर है ये जो उसको मिनिस्ट्री से आया है। पहली बात तो ये दो तरीके से आता है, या तो ये मेल से आएगा या तो ये बाय ईमेल आएगा या स्पीड पोस्ट आएगा, दोनों से आएगा, है ना। हालांकि मेल से आएगा ही आएगा कंफर्म है, स्पीड पोस्ट से आए या ना आए ये जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर दोनों से आया था, आता है वैसे तो दोनों से आप आएगा, बट स्पीड पोस्ट से आप उम्मीद मत करना, आप इसके भरोसे मत रहना, इसमें आने में समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन मेल जो होता है वो कंफर्म आपको आएगा। तो जो ईमेल आईडी आपने दे रखी है एसएससी को, उसको आप चेक करते रहना। अगर आपके पास में नहीं आता है और बाकी सबके पास में आता है तो स्पैम में देख लेना, वहाँ भी नहीं आया तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि वो मेल भेजते हैं तो उनके पास में डेटा होता है तो आपको मेल आ जाएगा टाइमली। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यहीं पे होगा, जो ये मिनिस्ट्री का ऑफिस है खुर्शीदलाल भवन, जनपद न्यू दिल्ली। मतलब कि आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ना, ये एक प्रकार से प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है, मतलब ये फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें ये लोग लिख देते हैं कि ये जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जिसमें आपको आपकी सिटी अलॉट होती है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो प्री अपॉइंटमेंट। देखो, प्री अपॉइंटमेंट फॉर फॉर्मेलिटीज फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जेएसओ इन ट्रिपल एस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट सीजीएल 2023। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है रिकमेंडेड अपॉइंटेड एज जेएसओ यहाँ पर। ठीक है, और ये लिख रहा है कि मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कॉल द रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एट कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 609 मोस्पी 6th फ्लोर खुर्शीदलाल भवन, जनपद दिल्ली। तो सीधी सी बात है, आपके पास वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आएंगे पर सबसे पहला पन्ना ये रहेगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपको दिल्ली जाना है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो आपको 10th की मार्कशीट। अब 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर जो आपका नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर जो आपका पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है वो ही आपका फाइनल नाम माना जाएगा। और उसके अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, क्योंकि जो 10th की मार्कशीट है उसी से डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाता है, तो इस चीज़ को आप जरूर इंश्योर कर लेना। अभी भी आपके पास में समय है, कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आपके इसमें है तो कृपा करके आप एफिडेविट बनवा लो, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, तो ये 10th की मार्कशीट हो गई आपकी। इसके बाद में 12th की मार्कशीट। ठीक है, अब 12th की मार्कशीट जो होगी उसमें जब डीवी के अंदर जो डीवी चेक कर रहे होंगे, चाहे सर होंगे या मैडम होंगे, वो क्या करेंगे आपकी 12th की मार्कशीट में 12th के मार्क्स चेक करेंगे मैथ्स के, है ना। अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है कि 12th मैथ्स में आपको 60% मार्क्स लेके आना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है तो फिर आपको ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको शो करना है, तो फिर आपकी होगी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या है, मार्कशीट्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपने जो भी किया हुआ है, मतलब बीटेक हो गया, बीएससी बीकॉम, 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर या 3 साल, सारी मार्कशीट ओरिजिनल आपको लेके जानी है। और जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सब डॉक्यूमेंट्स के आप 3-3 4-4 फोटो कॉपी करा लेना। मतलब कि जैसा आप ओरिजिनल का एक सेट बना हुआ है, इसका एज इट इज आपको 4 सेट बना लेना फोटो कॉपी मिनिमम। ठीक है, हालांकि वो मांगते एक आधी है, बट आप अपनी सहूलियत से लेके जाना, क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है कुछ। ठीक है, ये हो गया, मार्कशीट सारी लेके जानी है। उसके बाद में डिग्री लेके जानी है, डिग्री जरूर लेके जाना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने अभी भी पास आउट हुए हो, डिग्री आपके पास में नहीं है, तो डिग्री जहाँ पर नहीं होती है ना, आने में समय लगता है, वहाँ पर प्रोविजनल डिग्री होती है, तो प्रोविजनल डिग्री जरूर अपने पास रख लेना, वो भी आप लेके जाना। अगर आप कैटेगरी से आते हो SC ST OBC WS तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसकी कंडीशन, अगर आप इन किसी कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये इसका जो डेट होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है।
ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो आपको वो लेके जाना है, ठीक है। और अगर आप एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्वेंट हो, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको क्या लेके जाना है, एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर है वहाँ से आपको एनओसी लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद में ये क्या लिख रहा है, यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज एज पर एनेक्चर। अब ये जब आएगा लेटर, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, इसके साथ में आपके कुछ एनेक्चर्स आएंगे, एनेक्चर ए बी, ठीक है ना, एनेक्चर 2, ये एनेक्चर भी आपको लेके जाना है। तो वो विलिंगनेस लेटर होगा, ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है, तो आपको खाली भरना है और भर करके ले जाना है। ये विलिंगनेस लेटर मतलब क्या, यू आर विलिंग टू वर्क एज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री, तो वो विलिंगनेस लेटर होगा, ठीक है। फिर एक एनेक्चर बी में अटेस्टेशन फॉर्म होगा, वो आपको भर के ले जाना है। इसमें तीन कॉपी आपकी फोटोग्राफ की होगी, कलर फोटोग्राफ एफिक्स ऑन ईच कॉपी। अब ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, फोटो तो आप एक काम करना, कम से कम 20-25 खिंचवा लेना, क्योंकि जगह जगह आपको फोटो देना पड़ेंगे। जैसे 3 फोटो ये मांग रहे हैं, है ना। अब जैसे आप फाइनल जो आपको अलॉट होगा सिटी, जो आपकी ऑफिस होगा, मान लो दिल्ली में ये हो रहा है आपका डीवी, अब हो सकता है आपको कानपुर में ले गया, तो कानपुर का जो ऑफिस होगा ना, हो सकता है वो भी आपसे फोटोग्राफ मांग लें। तो 20-25 फोटोग्राफ अपने खिंचवा कर रख लो, क्योंकि आपको जगह जगह के फोटो लगेंगे, ठीक है। और ये सारे एनेक्चर जो है वो इसी लेटर के साथ में अटैच्ड है, तो जब आपके पास में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्या क्या वो मांग रहा है, ठीक है। फिर 3 रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ, देखो वो 3 तो चिपकाने का बोल रहा है, 3 अलग से मांग रहे हैं फोटो, तो 6 फोटो तो ये ले लेंगे आपसे। तो कलर फोटोग्राफ तरीके से अपने खिंचवा लेना है, ठीक है, और उसके प्रिंट आउट निकाल लेना। अब ये कह रहा है कि स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म, ये स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म क्या बोल रहा है, या तो आप मेल भी कर सकते हो या फिर वहीं पे सबमिट कर सकते हो, है ना। स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म में ऑल्सो भी सेंड थ्रू ईमेल ऑन ये वाली मेल आईडी या ये वाली ईमेल आईडी। अब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ईमेल से मत भेजना, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप अभी भेज दोगे, हो सकता है उसको फाइनल मान लें। आपका जो स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से आपका आगे का करियर डिसाइड हो रहा है, आपको कहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा वहीं से हो रहा है। तो ये बहुत सोच समझ के सबसे आखिरी में भरना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि फॉर्म क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ठीक है। तो मेरी सलाह आपको ये है कि जो स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आप या तो एक भर के ले जाना और उसकी 3-4 कॉपीज रख लेना, ताकि मान लो आप दिल्ली गए डीवी वाले दिन, हो सकता है आपको कुछ चेंज करना हुआ, तो वो पुराना वाला फॉर्म हटा करके आप नए वाले फॉर्म में वापस से तुरंत भर सको। भरने में कोई टाइम नहीं लगेगा, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, बट खाली फॉर्म रहेगा तो एक ऑप्शन अपने पास में रहता है, तो ये जरूर आप कर लेना, ठीक है। फिर आ गया मेडिकल। अब है ना, मेडिकल के बारे में बता देता हूँ कि इसका मेडिकल कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, जैसे कि जीएसटी के अंदर होता है ना, ये सीबीआई के अंदर होता है, ऐसा मेडिकल नहीं होता है। ये बहुत सिंपल सा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि सरकार जो है ना वो ये चाहती है कि आप जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर ज्वाइन कर रहा हो हेल्दी हो, ठीक है। तो मेडिकल क्या करना है, इसी अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में आपको एक मेडिकल फॉर्म आएगा, उस फॉर्म के अंदर आपको जो भी जांचें दी हुई है वो आपको जांचें करवानी है। कहाँ पे करवानी है, जिस भी जिले में आप रहते हो उस जिले का जो जिला अस्पताल होता है, सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ का जो सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना, जो चीफ मेडिकल सर्जन होता है, या कभी कभी आप देखो कि सुपरिटेंडेंट भी होता है ना, तो उनसे आपको ये करवा के लाना है। तो जांच में क्या होता है, ईसीजी हो गया, है ना, आपकी आई टेस्ट हो गया, बहुत नॉर्मल से ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, वो आपको करवाना है। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो आपका राम मनोहर लोहिया में ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो मेडिकल ये सब आपको पहले ही करवा के ले जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका मेडिकल का। इसके बाद इसके अलावा अच्छा, मेडिकल का एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है जो इसमें नहीं दिख रहा है। पॉइंट नंबर 4 में ये कि आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अगर हो, जैसे मान लो आप पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, तो फिर आपको मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिकल करवा चुके हो पहले ही। आपने मान लो लास्ट ईयर ज्वाइन किया होगा किसी पोस्ट पे, तो आपका मेडिकल हो चुका है, तो आपको मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी ऑफिस में नौकरी कर रहे हो ना, उस ऑफिस से आपको एनओसी लेनी है मेडिकल के कंटेक्स्ट में, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी आपका मेडिकल फॉर्म है, ठीक है। तो वो हो गया। इसके अलावा ये जो आप जाओगे दिल्ली, चाहे आप अंडमान निकोबार से जाओ कि तमिलनाडु से जाओ कि आप यूपी से जाओ, आपको कोई ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो आप बोल दोगे कि 1000 रुपये जो आपको खाने का दिया जाए, 1000 रुपये आपको होटल का दिया जाए, वो कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको नौकरी के बाद मिलेगा, जब आप जॉब ज्वाइन कर लोगे उसके बाद है ये, ठीक है। और ये भी उन्होंने बता दिया है कि इसको आप ये मत मान लेना कि आपका फाइनल अपॉइंटमेंट है, ठीक है। ये ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब उसके बाद ही फाइनल माना जाएगा। तो ये प्री अपॉइंटमेंट लेटर है, प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये उन्होंने लिख दिया, ठीक है।
ये आप इतना हो गया और फाइनली आपका फाइन हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको भी आएंगे, है ना। ये आपको समय दिया जाएगा बाकायदा कि ये सर आप मेडिकल, क्योंकि आपकी जिले में आप करवाओगे तो आपको समय लेना पड़ेगा उसके लिए, है ना। उसके अलावा आपको जो भी फोटो वगैरह तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, तो वो आपको बताई दिए एडवांस में, तो पहले से तैयार रखो ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं पोस्ट ये सिटी और स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म में। तो जो लास्ट ईयर से और 4 साल से इस प्रकार का फॉर्म आ रहा है। 2019 तक जो फॉर्म आता था ना, वो फॉर्म आता था जिसमें केवल स्टेट मांगते थे। अब पिछले 4 सालों से ना वो मांग रहे हैं सिटीज के नाम भी। अब देखोगे कि 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम मांगते हैं, और आखिरी जो कॉलम एक देते हैं वो देते हैं रिमार्क इफ एनी, मतलब कोई रिमार्क अगर है तो यहाँ लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछ रहा है। तो आप ये सोच सकते हो कि यार 6 डिस्ट्रिक्ट तो क्या 6 अलग अलग भरना है, या हम एक ही स्टेट को रिपीट भी कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल रिपीट कर सकते हो। जैसे हो सकता है आपको आपके रैंक 200, 250, 300 है, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश चाहिए और नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आपको लगता है मध्य प्रदेश में को लेना है, तो आप यहाँ पर मध्य प्रदेश भरोगे, 3 ऑफिस के नाम लिखो, फिर नीचे फिर एमपी भर दो, फिर अगले 3 नाम लिख दो। ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप एक तो आपको फॉर्म जो दे दिया है, जैसे मैंने एक फॉर्म चल रहा होगा आपका जो गूगल फॉर्म है वो चल रहा होगा, वहाँ पर आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपकी क्या रैंक के हिसाब से आपको क्या अलॉट हो रहा है ना। तो उसको भी आप जरूर कंसिडर कर लेना, क्योंकि आप सारे सिलेक्टेड बच्चे ही हो उसके अंदर, और आप लोगों ने मिलकर ही उसको भरा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जेन्युइनली सबने भरा होगा। 95% बच्चे तो जेन्युइन ही होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको भी थोड़ा कंसिडर कर लेना। पर ये जब भरते वक्त है ना, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपको उत्तर प्रदेश या बिहार चाहिए, लेकिन आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है। अब मान लो कि आपने चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे एमपी भरा, और एमपी में आपने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर ये एमपी और यूपी बॉर्डर है, यहाँ पे ग्वालियर है, यहाँ शिवपुरी है, इधर रीवा है, जबलपुर है। तो ये जो 4 ऑफिस हैं, ये 4 ऑफिस उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, इन ऑफिसेस को भरने की कोशिश करोगे, और क्योंकि आप भरोगे तो बहुत सारे लोग भी भरेंगे। तो लेट से आपने 3 ऑफिस यहाँ भर दिए, और उसके बाद आपने सोचा कि अगर एमपी नहीं मिलेगा तो गुजरात शायद मिल जाए, तो आपने क्या करा, नीचे गुजरात भर दिया फिर। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इन ऑफिस के नीचे भी ऑफिस हैं, है ना। यहाँ पर सागर भी है, यहाँ छिंदवाड़ा भी है, इंदौर भी है, खंडवा भी है, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो, बहुत ही वाइसली भरना, बहुत सोच के भरना। और अच्छी बात है कि आप लोगों ने ग्रुप बना लिया, आई थिंक, है ना। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप बना हुआ है, तो इन चीज़ों को वहाँ वापस से डिस्कस कर सकते हो। जितना डिस्कशन करोगे उतना बढ़िया है, पर इसको बहुत वाइसली भरना है। ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट हो, क्योंकि अगर आपको मध्य प्रदेश के ये ऑफिस नहीं मिल रहे हैं जो कि बॉर्डर से लगे हुए हैं, तो आपको थोड़े से नीचे के ऑफिस तो मिल ही सकते हैं ना। बट क्योंकि आपने ये 3 ऑफिस भर के मान लो वो छोड़ दिया, और आपने महाराष्ट्र गुजरात पीछे भर दिया, तो आपको फिर मध्य प्रदेश नहीं मिलेगा, आपको गुजरात या महाराष्ट्र मिलेगा, क्योंकि जो आप भरोगे वही आपको मिलेगा, है ना। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जो इस प्रेफरेंस फॉर्म को भरोगे ना, तो बहुत ही वाइसली भरना। अब यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ रिमार्क इफ एनी, है ना। तो ये यहाँ पर कहीं लिखा नहीं कुछ भी कि क्या रिमार्क चाह रहे हैं अपने से, ये क्यों लिखा हुआ है। तो हो सकता है वो ये उम्मीद कर रहे हो कि मान लो आपने 3 ऑफिस के नाम लिखे हैं, पर आपको मान लो उन तीनों में से नहीं मिल रहा है कोई भी, आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो ये ऑफिस पहले ही भर गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ ये तीनों में से अगर ना मिले तो मुझे कोई भी ऑफिस इस पर्टिकुलर स्टेट में अलॉट कर दिया जाए, है ना। यहाँ पर क्योंकि ये रिमार्क का मतलब कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो फॉर्म है इसको भर के जरूर ले जाना, पर मेल मत करना। इन्होंने लिखा हुआ तो है कि 2 ईमेल आईडी दी हुई है जिसमें आप मेल कर सकते हो, बट मेरी सलाह आपको ये है कि आप वहाँ जाकर के चीज़ों को और क्लियर कर लेना। देखो ये जो बात हुई थी ना कि एक स्टेट के नाम मल्टीपल टाइम भर सकते हैं, ये लास्ट ईयर क्लियर हुआ था, उसके पहले क्लियर नहीं था, ठीक है। तो हो सकता है उनके ऊपर है, हो सकता है इसको अलाउ ना भी करें, तो आप वहाँ जाकर के पूछ लेना कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो उस मेंटली तैयार रहो कि आपको क्या प्रेफरेंस भरना है और क्या नहीं भरना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपकी डीवी की डेट है ना। तो यार मैंने जो मिनिस्ट्री में जो मेरे बैचमेट है उनसे पूछा था, तो अभी क्या हो रहा है ना, जो एसएससी है उसने डोजियर भेजा ही नहीं है एक्चुअली, मतलब सारे डोजियर जो है ना वो आए नहीं है। तो डोजियर्स अगर नहीं आएंगे, जब तक डोजियर्स नहीं आएंगे ना, तो जब तक मिनिस्ट्री जो है वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकती अपॉइंटमेंट की, क्योंकि सारे डोजियर्स आएंगे, सारे बच्चों की डेटा आएगा उनके पास में, नाम आएगा, ईमेल आईडी आएगा, एड्रेस आएगा, रैंक आएगी, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। अब डोजियर क्यों नहीं गया पता नहीं, क्योंकि हमको पता है कि टोटल 707 बच्चों का रिजल्ट आया है, इसमें 18 बच्चों का रिजल्ट अभी विदहेल्ड है ना। तो विदहेल्ड बच्चों का क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि हो जाए उसके बाद भेजेंगे, या फिर
जो भी रीज़न है, एसएससी की तरफ से डिले हो रहा है डोजियर भेजने, क्योंकि एसएससी को सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को डोजियर भेजना होता है ना, तो संभवतः उसमें समय लग रहा हो, तो जो भी है। बाकी जब डोजियर आएंगे ना, तो ये कहा गया कि डोजियर आने के 15 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डोजियर ऐसा नहीं कि डोजियर पहुंचा वैसे तुरंत आपको मेल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डोजियर आएंगे उसके बाद में उनकी भी जो प्रक्रिया होगी उसमें ऐसा बता रहे हैं कि 15 दिन लगेंगे मिनिमम। तो 15 दिन के बाद ही, तो मिनिमम 15 दिन, जैसे आज मान लो डोजियर चले भी गए तो ये 15 दिन तो कम से कम आपके पास में है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि जब तक डोजियर नहीं जाएंगे तब तक वहाँ पर आपकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है ना, वो चलती भी लंबी है थोड़ी, क्योंकि जैसे आप एक बच्चा जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, अब इनके पास में केवल इनको डिग्री नहीं देखना है, इनको भी देखना है कि आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि दो कंडीशन लगी हुई है, एक तो मैथ्स वाली, 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली। तो वेरिफिकेशन में टाइम तो लगता है, हर एक कैंडिडेट पे 10 से 15 मिनट जाते हैं वेरीफाई करने में कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मार्कशीट्स को अच्छे से स्क्रूटनाइज करते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं है। तो अगर इसमें अगर देखेंगे ना, तो एक दिन में मेरी समझ से 15-20 बच्चे मैक्सिमम डीवी होता है, 15 से 20 कैंडिडेट्स का डीवी एक दिन में होता है। तो आप टोटल 725 हो, है ना। अगर मान लो कि रिजल्ट वालों को भी पहुंच जाता है तो भी 725 हो, तो 725 का भाग लगा लो, 20 से भाग लो, आप अंदाजा लगा लो कि आपका डीवी की जो प्रोसेस है वो कितनी लंबी चलने वाली है। और जब तक पूरी प्रोसेस डीवी की खत्म नहीं होगी तब तक आपको फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, तो समय है अभी। जैसे इनकम टैक्स का हमने देखा, टीए का देख लिया हमने, है, इंस्पेक्टर का देख लिया, आई थिंक एएसओ CWS से भी आ चुका है। बट यहाँ पर प्रोसेस थोड़ी सी लंबी जा रही है, क्योंकि 15 दिन मिनिमम इसमें है, और आपके जो डीवी का जो प्रोसेस है वो भी समय लेगा। मेरे समझ से 40 दिन, 30 से 40 दिन कम से कम आपका डीवी चलेगा, क्योंकि एक एक का डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना समय लगता है ना। फिर वो जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो इकट्ठा करके रैंक वाइज जमाएंगे, और फिर जैसे रैंक 1 ने जो मांगा है रैंक 1 को अलॉट करेंगे, फिर रैंक 2 ने जो मांगा रैंक 2 अलॉट करेंगे। इस प्रकार से अलॉटमेंट का प्रोसेस होकर के फिर आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर आपके मेल पे आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल गए होंगे, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। एक नई जर्नी आपके सामने है, और मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे ये तो जॉब हो गई आपके पास में, तो यहाँ पे आके रुक मत जाना, देखो, है ना, आगे और एस्पायर करना, देखना आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली मिल जाता है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अच्छी एज में हो तो यूपीएससी के लिए जरूर ट्राई करो। ठीक है, एस्पायर करो, क्योंकि इस नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड फील नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। अगर आप जीएसटी की बात करें, दूसरी नौकरी की बात करेंगे ना, वहाँ पर आपको काम दिखता है, लेकिन इसमें भी काम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बिठा के खिलाएगी सरकार आपको, लेकिन इतना नहीं है कि सर बहुत वर्कलोड है, बहुत परेशान हो रहे हो। ठीक है, छुट्टियाँ अच्छी खासी मिल जाती है, सैटरडे संडे आपको ऑफ होता है, तो अगर आप यूँ ही निकाल लोगे तो महीने में अगर 30 दिन में से अगर 8 दिन भी जा रहे थे तो 22 दिन तो आपको टोटल जाना है। एक आध कोई छुट्टी आ जाती है, त्यौहार पड़ जाता है, तो वो हो गया 21 दिन। ठीक है, तो उसके अलावा भी छुट्टी आपको काफ़ी मिलती है, इसमें 30 EL मिलती है, 8 CL मिलती है। तो मैं समझते जॉब अच्छी है, टाइम काफ़ी मिलता है, और यूज़ करना आगे अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम ही ग्रोथ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।